नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निर्मल सिंह। वैसे तो परचम का इतिहास काफी पुराना है। बड़े बड़े युद्धों और आक्रमणों में परचम उठाने और परचम झुकाने के कई मायने रहे हैं। जैसे जैसे देश में वक्त बदलता गया, राजनीति में भी झंडे और बैनर का उपयोग हुआ। पार्टियों ने अपनी पहचान के प्रतीक के रूप में परचम बनाया। वहीं नाराजगी और विरोध के लिए भी काले परचम का इस्तेमाल किया जाने लगा। काले झंडे को सियासतदानों ने एक बड़े अस्त्र के रूप में अपनाया। इसका जीता जागता सबूत धान के कटोरे में उस वक्त देखने को मिला जब राहुल गांधी सूबे में एक दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया। इस विरोध के बाद कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा की और अब कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं के सामने काला झंडा लहराकर अपनी नाराजगी का पलटवार शुरू कर दिया है। जाहिर है, इसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्म है और काले झंडे की परंपरा को लेकर कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। आज चर्चा काले झंडे के इसी मुद्दे को लेकर। छत्तीसगढ़ में भगवा झंडे के बाद अब काले झंडे ने विवाद का रुख अख्तियार कर लिया है। कवर्धा में भगवा झंडे का विवाद जैसे तैसे थमा था, लेकिन अब काले झंडे ने नया विवाद पैदा कर दिया है। राहुल गांधी के दौरे के दरमियान काले झंडे दिखाए जाने से शुरू हुआ विवाद और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने के मामले ने सियासी बवाल का रूप ले लिया। आलम यह रहा कि इसे लेकर बीजेपी ने 24 घंटे तक थाने का घेराव तक कर डाला। वहीं झंडा विवाद के सामने आने के बाद से पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सियासत भी हो रही है। दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस का कहना है कि इस परंपरा को बीजेपी ने शुरू किया है। कांग्रेस कभी भी इस तरह की बदलापुर की सियासत नहीं करती। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए हैं, वो बदलापुर की राजनीति है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। और यहाँ पर मारपीट की है इन लोगों ने। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों काले झंडे की सियासत देखने को मिल रही है। विवाद काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने का है। इस विवाद की शुरुआत 3 फरवरी से हुई, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का रायपुर दौरा हुआ था। उस दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। राहुल गांधी के कार के जहां से गुजरा, वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। हालांकि इस बात की जानकारी खुफिया तंत्र के जरिए पुलिस और सरकार को थी। इसके लिए प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। बीजेपी नेताओं द्वारा काले झंडे दिखाने के मामले को कांग्रेस ने नई परंपरा करार दिया है, जिसके विरोध में 5 फरवरी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर दौरे पर कांग्रेस विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी उन्हें काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका समर्थन नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट रोड पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी तो की, जिसके बाद मामला गाली गलौच और मारपीट तक पहुंच गया। वही मामला तब और तूल पकड़ गया जब जेल रोड स्थित एक निजी होटल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजट संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान होटल के सामने स्थित मंत्री गुरु रुद्र कुमार के बंगले के पास काले झंडे में मौजूद 2 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेताओं के द्वारा मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित पूर्व मंत्री राजेश मूणत तक को हिरासत में ले लिया, जिससे नाराज भाजपाइयों ने विधानसभा थाने तक धरना दिया। बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान 24 घंटे धरने पर रहे। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धनलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ ही बड़ी तादाद में बीजेपी नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने राजकीय शोक का हवाला देकर धरना तो स्थगित कर दिया, लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता के साथ में होने वाले दुर्व्यवहार, अपमान, मारपीट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार को सबक सिखाएगी और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक हमारा कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। हम लोगों को उठा करके लेकर के आए और पुलिस वालों ने बेरहमी से मारपीट की है। ये गुंडागर्दी इस शहर में चल रही है। देखो बंधुआत, इसके आगे क्या होगा। काले झंडे के इस विवाद में भाजपा ने सरकार को घेरा, लेकिन अब सत्ता पक्ष भाजपा को घेरने में जुटा है। दरअसल भाजपा पर सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके बंगले के बाहर 2 लोगों को पीटा।
इतना ही नहीं, मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने को लेकर मांग तक कर डाली। कोई राजेश मूणत जैसे व्यक्ति को कोई था, इतना बड़ा मंत्री रहा, उसको कोई मारपीट करेगा, एक TI या ASI या हवलदार ऐसा करेंगे तो संभव ही नहीं है। तो इतना निम्न स्तर का राजनीति उन लोगों को नहीं करना चाहिए। बैठना उठना बहुत विनम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक छत्तीसगढ़ में चलता है जो काम, वैसा उन लोगों को कहना चाहिए। और बेचारा गरीब परिवार का बच्चा, उसको क्या पता था कि वो क्यों काला कपड़ा पहन के आया था तो वो मार खाएगा रायपुर में। ये बहुत दुखद घटना है और जब ये घटना घटी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई भी की। इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो, यह मैं आशा रख रहा हूँ, यह उम्मीद मैं। बहरहाल सूबे में जिस तरह से सियासत हो रही है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि काले झंडे की सियासत कर क्या सियासतदान लोकतंत्र में काला झंडा दिखाने का ट्रेंड आखिरकार कितना उचित है? काला झंडा दिखाकर सियासतदान क्या महज विरोध की खानापूर्ति कर रहे हैं? दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और काले झंडे की इस सियासत पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। बीजेपी नेता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। CCJ प्रवक्ता भगवानू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। नायक जी, आपका भी स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए अवधेश भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है कि चूंकि सबसे पहले शुरुआत पांडे जी आप ही की तरफ से हुई थी, तो सवाल भी आप ही का पहला बनता है। छत्तीसगढ़ जो है इस समय देखा जाए तो अपनी कुछ विशेषताओं के कारण पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक राष्ट्रीय नेता का इस तरह से विरोध किया जाना और फिर उस मामले का इतना तूल पकड़ लेना, आप किस नजरिए से देखते हैं? पांडे जी। देखिए भाई साहब, जब 15 साल जब भाजपा का राज था छत्तीसगढ़ में, तब छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया गया था। और उस जो नाम छत्तीसगढ़ का रोशन हुआ था उसको कांग्रेस की सरकार जो 3 साल आई है उसने पूरे खराब कर दिए छत्तीसगढ़ के नाम को। अब आप आता हूं जो काले झंडे की बात कर रहे हैं आप इस पे। देखिए 3 फरवरी को राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बनता है छत्तीसगढ़ में आने का। जी इको हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो 3 फरवरी को राहुल गांधी जी की कार्यक्रम बनता है छत्तीसगढ़ आने की। जी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा विंग ने ये ऐलान किया कि राहुल गांधी जब चुनाव के दौरान यहां आए थे तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और TS सिंहदेव बाबा के सामने उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, शराबबंदी पूर्ण रूप से होगी। जब आप उस घोषणा पत्र के दौरान उपस्थित थे और आपकी बातों को लेकर हर बात का श्रेय जब राहुल गांधी को दिया जाता है कि आपके निर्देश पे हमने छत्तीसगढ़ में किसानों को ये किया, विद्यार्थियों को ये किया, महिलाओं के लिए ये किया, तो जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो एक विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कहा भाई हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली, हमको नौकरी नहीं मिली, शराबबंदी नहीं हुई, तो उसको एक विपक्ष के नाते हमने काले झंडे का रंग दिया। हमारे पास मुद्दा था काले झंडा दिखाने का जी। उस मुद्दे के तहत दिखाया गया। लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक दिन पहले युवा मोर्चा के नेताओं को सुबह 4 बजे से 5 बजे से लेके हिरासत में ले लेते हैं। आप जब तक राहुल गांधी नहीं जाते उनको थाने में बैठा के रखते हैं जी। तो ये क्या उचित है क्या? कांग्रेस ने जो काला झंडा दिखाया सिंधिया जी को, उसके पीछे उनका क्या कारण था ये कांग्रेस बताए। उन्होंने कौन सा ऐसा वादा किया था छत्तीसगढ़ में आकर और जो पूरा नहीं किया। हमारे पास तो मुद्दे थे, वो तो बदले की भावना से दिखा रहे हैं काले झंडे जी। ठीक है, तो ये तो गलत है ना बहस जी, आप खुद समझिए। भाई हमारे पास मुद्दे थे काले झंडा दिखाने की, विपक्ष होने के नाते हमने दिखाया तो हम विपक्ष में हैं। समझ रहा हूं आपने ये वादे किए थे घोषणा पत्र में और आपने पूरे नहीं किए। युवा मोर्चा ने क्या गलत किया और उसमें कोई विवाद भी नहीं हुआ है। आपने अरेस्ट भी कर दिया, मैं लौट रहा हूँ आपके पास लौटूंगा। कुछ लोगों ने उत्साहित थे, दिखा दिया, सफल हो गए दिखाने में जी। पांडे जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी अवधेश भार्गव जी की ले लेते हैं। भार्गव साहब, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए,
काले झंडे वास्तव में ये तो शुरू हुआ था विरोध जताने के लिए, और जब कोई विरोध जताता है तो उसका आशय ये था कि सामने वाला व्यक्ति उसकी नाराजगी जानने की कोशिश करे कि इसका विरोध क्या है, किस बात से इसको तकलीफ है, और उसका निराकरण किया जाए। आपने देखा होगा पहले कारखानों में काली पट्टी लगा के काम करते थे, कार्यालय में काली पट्टी लगा काम करते थे कि हम 7 दिन तक काली पट्टी लगाएंगे, यानी इस बीच में चर्चाओं का दौर चलता था। लेकिन आजकल एक नया फैशन हो गया है कि काले झंडे या काली पट्टी दिखाने का अर्थ लगाते हैं कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इससे हमने इनको नीचा दिखा दिया, जो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति नहीं जिससे कि किसी और को तकलीफ हो। आजकल प्रशासकीय वर्ग क्या करता है, कहीं पुतला जलाया जा रहा है तो पुतले में अपनी जान छिड़क देते हैं। अभी मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, उसने एक थानेदार के ऊपर वो जलता पुतला फेंक दिया, वो जल गया। तो ऐसा भी नहीं, वो विरोध जता रहे हैं, विरोध जताने दीजिए। आज ठीक है वहां कांग्रेस की सरकार है, अभी जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ का नाम 15 साल में रोशन हुआ था, तो क्या कारण था कि 15 साल बाद भी जनता ने आपकी पार्टी को वहां हरा दिया? बिल्कुल बड़ा सवाल है। इसके पीछे कोई सकारात्मक टिप्पणी होगी, सकारात्मक सोच होगी, तो कुल मिलाकर के विरोध को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि विरोध को उभार करके उसको सुनना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। आपने काले झंडे दिखाए, आप पहले विरोध का मुद्दा रखते हैं, उसके बाद इनके यहाँ जो डीएसबी है, स्पेशल ब्रांच है, कांग्रेस की सरकार है, तो स्पेशल ब्रांच ने क्या सरकार को खबर नहीं की कि काले झंडे दिखाए जाने की उम्मीद है? अगर खबर नहीं की तो इसका मतलब कांग्रेस की सरकार जो है उनकी मशीनरी सही काम नहीं कर रही है, वो मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। लेकिन पार्टीगत झंडा दिखाना, किसी जन समस्या लेकर दिखाना तो उचित कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं। बिल्कुल भार्गव जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपने शायद सुना नहीं होगा, हमारे साथी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं ब्रजेश पांडे जी, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि 15 साल की रमन सरकार ने जो विकास किए थे, 3 साल में जो है सब आप लोग जो है उसको नेस्ता नाबूद कर दिए हैं। राहुल गांधी जी की मौजूदगी में चुनाव के समय जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, उन्होंने वादा खिलाफी का भी आरोप आप पर लगाया है। जी देखिए निर्मल जी, अमित जी, ब्रजेश भैया निश्चित तौर पे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आज शायद उनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि 3 साल में हमने क्या किया, तो आपको बता दूं कि इनकी ही केंद्र सरकार ने 41 से ज्यादा हमको अवार्ड दिया है, फिर वो चाहे स्वच्छता के मामले में हो, फिर चाहे मनरेगा के मामले में हो, और दीगर दूसरे डिपार्टमेंट को लगातार जो हमारे अवार्ड मिले हैं, और नरवा गरवा गुरवा बाड़ी से लेकर जो सारी योजनाएं हैं उसको इनके जो आरएसएस के जो संगठन है वो आके मुख्यमंत्री जी का उन्होंने सम्मान तक किया था। तो अगर ये बात को सच माना जाए कि जो ब्रजेश भैया कह रहे हैं, तो क्या वो केंद्र में बैठी हुई वो निरंकुश सरकार और वहां बैठे हुए हुक्मरान जो लगातार हमको अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या उनके विचारों से वो सहमत नहीं है? ये आज उनको बताना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं साहब कि छत्तीसगढ़ सामाजिक समरसता का गढ़ रहा है, और यहाँ पर निश्चित तौर पे हम तो जिस छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो सामाजिक ताने बाने से वाकिफ है, वो सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन जिस प्रकार से प्रेम और नफरत की भाषा छत्तीसगढ़िया समझते हैं, और जिस प्रकार की अभद्र बोली और अभद्र भाषा का प्रयोग पूर्व मंत्री के द्वारा किया गया, और जिस प्रकार से अधिकारी, शासकीय अधिकारी, जो पुलिस के जवान वहां पर थे, जो वहां पर बहनें थी, उनके सामने जो जहरीली भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, और उसके बाद भी सियासी इस पूरे मैटर को सियासी रंग देने का काम बीजेपी ने किया। एक तो पूर्व मंत्री वहां पर जाके गाली गलौज करते हैं, उसके बाद आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंत्री की जगत गुरु है कि पुलिस को भड़काया गया एक तरह से। मैं बता रहा हूँ निर्मल जी कि जिस प्रकार से आप देखिए कि वहां पर जहां पर सिंधिया जी आए थे, सिंधिया जी जहां पर आए थे वहां पर सामने में हमारे जगत गुरु जो है रुद्र गुरु जी, उनका बंगला है, वहां पर उनके 2 कार्यकर्ता मुंगेली से उनसे मिलने आए थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की, जिसका पूरा वीडियो है। और आपको एक और बात बता दूं कि उनसे जिस प्रकार से सिर्फ काले कपड़े वो पहने थे, उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जाति सूचक उनसे बोलियां बोली गई। तो क्या मुझको एक बस ब्रजेश भैया से पूछना है कि क्या पूर्व मंत्री होने के नाते कानून तोड़ने का क्या विशेष अधिकार मिल जाता है? और भारत के संविधान की किस सेक्शन में यह लिखा है
क्योंकि भैया भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मैं बड़े विनम्रता के साथ बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपके पूर्व मंत्री को भारत के संविधान में किस धारा के तहत ये अधिकार प्रदत्त किया गया है कि वो शासकीय कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करे। वहां पर हमारी बहनें थी, उनके सामने गाली गलौज किए, और हमारे जो साथी थे, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिर्फ उनका दोष ये था कि वो काले कपड़े पहन के मंत्री जी के बंगले से निकल रहे थे और उनके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार से थाने में जाके बवाल किया, 24 घंटे हम यही दरी बचा के बैठेंगे, देखते हैं, ऐसा वैसा धमकी दिया गया, सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। तो क्या जो पूर्व मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर पुलिस और हमारे जो विरोधी दल के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ गाली गलौज किया गया है, और जिस प्रकार का वीडियो मैंने कहा ना सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, सारे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो गाली गलौज कर राज्यपाल से मिलना एक तो भाजपा की चोरी, ऊपर से सीना जोरी दर्शाता है साहब। और निर्मल जी, मंत्री जी की हैसियत से आज उन्होंने कहा, जो जगत गुरु है हमारे हैं, उन्होंने कहा आज मैं मंत्री की हैसियत से नहीं, जगत गुरु की हैसियत से मैं आज यहाँ आप लोगों से मीडिया से बात करने आया हूँ। और उन्होंने ये सवाल भी खड़े किए कि बिना उनसे पूछे वो मेरे बंगले से निकल रहे थे, मेरे समर्थक थे, मेरे समाज के लोग थे, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ गाली गलौज की। तो क्या ये सब भाजपा को शोभा देता है? मैं तो एक कदम और आके जाऊंगा, क्या यही बीजेपी की मूल चाल चरित्र और चेहरा और संस्कृति है? ये सारी चीजें आज बताना चाहिए। और भाजपा की ये निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि जब वो बता रहे हैं कि हम आए हैं, लेकिन भाजपा मूल रूप से विध्वंसक पार्टी होकर रह गई है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सौहार्द और छत्तीसगढ़ की जो हमारी शांत प्रिय जनता है उसे कहीं ना कहीं भड़काने का लगातार प्रयास किया। श्रीवास्तव जी, पांडे से जवाब लेंगे आपकी बातों का। भगवानू नायक जी बड़े धैर्य के साथ पूरी डिबेट सुन रहे हैं। नायक जी, ये जिस तरह का पूरा एपिसोड हुए हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो ये काले झंडे की जो राजनीति नहीं चल पड़ी है कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कुछ दिनों से ये जुदा थी, राजनीति से देखने को नहीं मिल रहा था। किस नजरिए से देखते हैं नायक जी आप इसको? देखिए आदरणीय निर्मल जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो घटनाक्रम अभी हुई है, ये बहुत ही दुखद है। और लोकतंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके जिस तरीके से दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने का काम किया जा रहा है। एक दूसरे को धमकी भरे वीडियो जारी किए जाते हैं कि ये राष्ट्रीय नेता आएंगे, इनके तो हम इनको देख लेंगे, हम इनको कालिक पोतेंगे। तो वो दल के लोग वहां पहुंच जाते हैं, फिर आपस में इनकी मारपीट होती है, फिर गाली गलौज होती है, मंत्री के साथ भी मारपीट की घटना ऐसी आप सामने आती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये जो इनका जो कृत्य है, ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति के विरुद्ध है। और छत्तीसगढ़ की जो धरती है, छत्तीसगढ़ महतारी जो है, यहाँ पर भाईचारा और छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। और कभी भी इस प्रकार की राजनीति जो है, इस प्रकार की राजनीति कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हो रही है और जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, तो ये जनता का ध्यान असली मुद्दों से ये भटकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, जिन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उस पर वो बात नहीं करते। शराबबंदी की बात की थी इन्होंने, युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात की थी, महंगाई की बात की थी, कहीं ना कहीं महंगाई कम करने की बात की थी। लगातार जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए, या मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो वो भी पूरी तरीके से फेल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, तो ये दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल ये जनता का ध्यान ये असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, वो पूरी तरीके से अमर्यादित, असंवैधानिक, असंसदीय है। भाषा का जो है जो उपयोग किया जा रहा है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की राजनीति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, यहाँ पर अपार प्रेम भाईचारा का जो है उदाहरण पूरे छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने की जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इसका पूरा जो एक संदेश पूरे देश में जो जा रहा है, ये इसका कहीं ना कहीं दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल, मैं इन्हें दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल को इसमें दोषी मानता हूं।
नायक जी, एक सवाल उठता है जो लाजमी लगता है कि 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई, महज अभी करीब 3 साल का वक्त गुजरा है, उसमें भी कोविड ने करीब 1.5 साल से ज्यादा का समय ले लिया है, तो आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि जो उसने घोषणा पत्र किया था वो सब एकदम से पूरा कर दे, जबकि आप आर्थिक हालात जो है हर राज्यों के जानते हैं। तो आपको, और जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी ने गिनाया कि कितने सारे अवार्ड जो है राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ लेके आया है, तो ये कहीं ना कहीं एक फख्र की बात नहीं होती है क्या? निश्चित रूप से अगर सरकार किसी की भी हो सकारात्मक अगर कार्य करती है तो हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन 15 साल के कुशासन के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को इतनी बड़ी मैंडेट दी। मैं समझता हूं वो कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की हार थी। उन्होंने जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया, और शराबबंदी मैं समझता हूं एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था, उसके लिए तो कोई फंड की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ में जो लगभग 25 लाख जो युवा पंजीकृत जो बेरोजगार है, इनको ये रोजगार देने की बात किए थे, भत्ता देने की बात किए थे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए सरकार के जो ये इनकी जो कथनी और करनी में, और आज जो घटनाक्रम हुआ है, देखिए राहुल जी संसद में 45 मिनट का भाषण देते हैं उदारवाद के ऊपर में, संघवाद के ऊपर में, आंतरिक सुरक्षा के बात में, लेकिन जैसे ही वो छत्तीसगढ़ आते हैं तो विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू जी को घर से गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी जाती उनके परिवार के लोगों को। उनका दोष क्या था आखिर? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विपक्ष में है। तो कहीं ना कहीं ये जो परंपरा जो छत्तीसगढ़ में जो शुरू हुई है, या जो प्रशासन जो कहीं ना कहीं आज ये सरकार के इशारे में जो चल रहा है, मंत्री से बंद कमरे में मारपीट की जो बात आती है सामने, तो इस प्रकार ये पूरी जो अगर आप देखेंगे तो एक गलत परंपरा जो है, मैं भाषा की भी बात करूंगा कि गलत भाषा का उपयोग वीडियो वायरल हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। और ये असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कृत्यों के लिए, ऐसी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, श्रीवास्तव जी से सवाल लेने के लिए पर्याप्त बातें हो चुकी हैं। श्रीवास्तव जी, आपने सुना ही होगा नायक जी को कई तरह के आरोप लगाए हैं, वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए हैं, और जो है शराबबंदी ना करने के भी आरोप लगाए हैं। लेकिन चूंकि ब्रजेश पांडे जी से हमारा संपर्क कुछ देर के लिए नहीं हो पाया था, इसलिए अब पांडे जी से ही पहले सवाल कर लेते हैं। पांडे जी, अभी नायक जी ने आरोप लगाए हैं कि दोनों ही दल जो है वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ने की राजनीति कर रहे हैं। अभी अवधेश भार्गव जी ने जैसे एक बड़ा सवाल उठाया था कि अगर 15 साल बेहतर काम किया होता तो सत्ता में वापसी फिर से हो जाती है आप लोगों की। क्या कहेंगे पांडे जी? देखिए, अवधेश जी का काफी सम्मान करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो एक पत्रकार होने के साथ साथ निष्पक्ष विश्लेषण कर सकते हैं उनकी बातें सराखों पर। लेकिन ये 15 साल लगातार कार्य करने की वजह से कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। हमने स्वीकार की अपनी हार को, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। हम 14 सीट पे सिमट गए, उसको स्वीकार किया। लेकिन हम 14 सीट पे सिमटे, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध न करें। गलत नीतियों का विरोध करना हमारा काम है। आखिर विपक्ष की भूमिका निभानी है हमको, चाहे जितनी भी सीट हो। और रहा सवाल जोगी कांग्रेस जी के, हमारे छोटे भाई भगवानू जी का, तो देखिए वो भी विपक्ष में है, और यदि वो स्टेट गवर्नमेंट की निंदा करते हैं तो वो तो कांग्रेस की निंदा हुई। यहाँ पे हमारी सरकार तो है नहीं, तो हमारे बारे में तो ये कुछ बोल नहीं सकते कि हमने विकास का काम नहीं किया, कर रहे हैं अभी। नहीं, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं ना कि यहाँ पर तो हम अपने विपक्ष के नाते जो मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं। शराबबंदी हम उठा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता हम उठा रहे हैं, तभी तो हम सड़क पे जा रहे हैं और हमको अरेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजों के जवाब ले लेते हैं। जी अपनी भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष की अभी। बिल्कुल, श्रीवास्तव जी की सरकार है। श्रीवास्तव साहब, क्या कहेंगे? तमाम सारे आरोपों की फहरिस्त है कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं जी, निश्चित तौर पे निर्मल जी, मैंने दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं की बातों को सुना जी, और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जुगनू की चमक में भी मगरूर हो गए और हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। देखिए, लगातार ये इनके पास भाजपा छत्तीसगढ़ में एक्चुअली मुद्दा विहीन हो गई है, और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले इतने डिफरेंसेस हो गए इनकी पार्टी में। लगातार आप देखिए 3 दिनों से जो धरना चल रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक तो सियासी बवाल के बाद जो भाजपा ने धरना देने का प्रयास किया, किस बात का आप धरना दे रहे हैं साहब? मुझे ये समझ में नहीं आया। गाली गलौच आप करते हैं,
पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज आप करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट आप करते हैं, पुलिस वालों के कपड़े फाड़े जाते हैं और उसके बाद आप धरना देते हैं, राजभवन जाने का प्रयास करते हैं। अभद्रताओं की सारी सीमाओं तो आपने तोड़ा है। आप क्या, आपका यही संस्कार और मूल स्वभाव है? ये जनता ने जो देखा है सब वीडियो, तो खुद को साबित करने की कवायद जो ये लगातार कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो पुलिस के जवान अधिकारी वहां पर थे और उनके साथ जो अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे दुख का विषय है कि जैसा भगवानू नायक जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ की शान फिजा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया प्रेम और नफरत दोनों को समझते हैं और इस पूरे प्रकरण से बुरी तरीके से छत्तीसगढ़ के लोग आहत हैं कि एक पूर्व मंत्री जब वो सत्ता से विमुख हो चुका है, जनता ने इनको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है, तो जब वो सत्ता में रहा होगा तो क्या, कितना अहंकार, कितना गुरूर इन लोग में रहा होगा। आज जब सत्ता से विमुख हो गए तब इनका आलम ये है, तो उस समय क्या कहते रहे होंगे, ये एक चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ में जरूर है। और जिस प्रकार से गाली गलौच ये करते हैं, धरना ये देते हैं और उसके बाद जाके ये कहते हैं थाने में कि हम तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं, हम तो यही धरना देंगे। तो देखिए, लोकतंत्र है, भारत के संविधान में हम सबको अधिकार प्रदत्त है, आप बिल्कुल धरना प्रदर्शन करिए। लोकतंत्र में विपक्ष अगर सशक्त नहीं होगा, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो कहते हैं ना, मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, तू ही तू है तो क्या तू है। तो लगातार अगर हम कोई गलती करते हैं तो आप बताइए ना, लेकिन सिर्फ इसलिए आप कह रहे हैं साहब कि हमने वादा खिलाफी की। गिनिए साहब, मैं आपको, अगर पेन आपके पास है तो नोट करिए। लगातार खरीफ वर्ष 18-19 80.37, 83.94, 92 लाख मेट्रिक टन और इस लगभग 105। हर बार हम अपना धान खरीदी में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हमने जो वादा किया था 17,82,000 किसानों को 9,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया। 5 लाख किसानों का सिंचाई कर, आप सिर्फ कहते रह गए 3, 8 और 13 में हम करेंगे, आपने नहीं किया, लेकिन हमने किया। और आपको मैं बता दूं, 19 लाख से ज्यादा किसानों को जब हमको समर्थन मूल्य देना था तो 750 करोड़ रुपए हम राजीव गांधी न्याय योजना के मार्फत दे रहे हैं। और लगातार आपको बता दूं कि जो हमारे समय में धान खरीदी के लिए जो किसान भाई जो रकबा बढ़ा है, आपके समय में तो सिर्फ 24.46 था, हमारे यहाँ तो 27.59 हुआ है। ये बताता है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर जाते थे निर्मल जी, वह यहाँ रुक के अब खेती कर रहे हैं। तो लगातार हमने जो वादे किए थे, हमने जो संकल्प लिया था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि हम उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढते। एक के बाद एक वादे हमने कर रहे हैं और मेरा तो आधा जवाब स्वतः ही आपने दे दिया। मैंडेट 5 सालों का होता है, घोषणा पत्र जो होता है वो 5 सालों में किया जाता है, लेकिन बड़े गर्व के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ सवाल ये है कि पांडे जी वादे हमने इन 3 सालों में कोरोना काल के रहते हुए कर दिए हैं। पांडे जी, श्रीवास्तव जी, यहाँ सवाल दरअसल ये है कि आप लोगों ने जो किया उसकी तरफ श्रीवास्तव जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं खासकर कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में कब होगी। देखिए, मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्रजेश बेरोजगारी भत्ता भी जी, वो तो खैर नहीं जी, मैं क्या बता देता हूँ जी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई ब्रजेश जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने 15 साल में, पहले कार्यकाल में आपके शराब का राजस्व 400 करोड़ रुपए आता था, आपके जाते जाते 5,000 करोड़ रुपए शराब का राजस्व किसने बढ़ाया? छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण किसने किया? चावल वाले बाबा जाते जाते दारू वाले बाबा कैसे कहलाने लग गए? इसका आपको बड़े सम्मान के साथ जवाब देना चाहिए। पहले जवाब ले लेते हैं। जब हम, 1 मिनट निर्मल जी, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड जी, बोलिए। जब हमने कमेटी बनाई, 3 साल हो गए साहब, आप कमेटी में विधायकों के नाम नहीं देते हैं और आप कहते हैं कि हम शराबबंदी नहीं करना चाहते। आपको मैं बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इस प्रदेश में अगर कोई शराबबंदी करेगा तो कांग्रेस की सरकार ही करेगी। क्या आप लिख लीजिए आज। दूसरा चीज, आपने कहा कि हमने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, तो हमने कहा था हमारे घोषणा पत्र का पॉइंट 4, घर घर रोजगार, हर घर रोजगार के वादे को मूर्त रूप देते हुए हम 13,296 हम राजीव मितान क्लब बनाएंगे और प्रत्येक क्लब को अभी प्रारंभिक तौर पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। और हमने किया, हमने अभी जो राहुल गांधी जी आए थे, वो क्लब का शुरुआत भी हमने कर दी। तो एक एक वादे हम कर रहे हैं साहब। और आप तो जो भी आपने वादे किए 3, 8 और 13 में, आपने एक भी वादे पूरे नहीं किए। आपको तो नैतिकता के नाते कम से कम घोषणा पत्र पे हमसे बात करने का अधिकार नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आप प्रश्न करिए, अगर हम गलत कर रहे हैं आप हमको आईना दिखाइए, लेकिन वो विषय जनता को भी समझ में आना चाहिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। बिल्कुल श्रीवास्तव जी। पांडे जी, अब तो मान जाइए, काफी लंबी फहरिस्त है और अभी समय बाकी है। श्रीवास्तव जी का कहना है कि जो भी आप लोग के सवाल हैं, जो भी आरोप हैं कि फलाना वादा नहीं किया, वो करके ही जाएंगे, बोल रहे हैं वो।
देखिए वैस जी, अमित श्रीवास्तव जी छोटे भाई में बहुत होशियारी से आपके प्रश्न का जो मेरे माध्यम से आपने किया था उसको टाल गए कि शराबबंदी कब करेंगे। मैं पूछता हूं, यदि हमारी शराबबंदी की नीति गलत थी तो आपने उसको अडॉप्ट क्यों किया? आज तक आपने उसको बंद क्यों नहीं कर दिया? नई नीति ले आए होते, आप उसको लगातार कंटिन्यू क्यों करके रखे हुए हैं? और आप कहते शराबबंदी का वादा किया है और करेंगे। आपके आबकारी मंत्री क्या कहते हैं? स्टेटमेंट है मेरे पास, दिखाऊं? आपके मुख्यमंत्री अब जाके कहने लगे हैं कि पंचायत जनपद से प्रस्ताव भेजिए, हम लोगों की राय लेंगे। ये बात तो आपने घोषणा पत्र जारी करते वक्त नहीं कहा था। आपने कहा था पूर्ण शराबबंदी होगी। जी इसका जवाब दीजिए कि पूर्ण शराबबंदी कब होगी? आप अपना स्टेप क्यों चेंज कर रहे हैं? आप बेरोजगारी भत्ता के में ये कहने लग गए कि हमारे तो घोषणा पत्र में ही नहीं था बेरोजगारी भत्ते देने का वादा। आप ऐसी झूठ बोलते हैं जब आप कोई काम नहीं कर सकते। और आपने पूर्व में कहा था, मैं सुन नहीं पाया था ठीक से, उस समय मेरा कनेक्शन कट गया था, कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले। पुरस्कार देने वाला कौन है? केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। यदि वो चाहती तो आपसे, कांग्रेस से अधिक भाजपा राज्य हैं, किसी दूसरे राज्य को दे सकती थी। लेकिन भेदभाव नहीं करती है वो। और आपके गृह मंत्री जी को आज राजेश मूणत ने ट्वीट करके और वीडियो भी भेज दिया है कि किस तरह से उनको उनके थाने में उनके साथ मारपीट हुई है। आप अपने गृह मंत्री से कहिएगा कि उस ट्वीट को पढ़ लें और वीडियो को देख लें। थाने के अंदर राजेश मूणत जी कह रहे हैं हाथ नहीं लगाना। इसका क्या आशय होता है? 15 साल के एक मंत्री को और जो वर्तमान में भाजपा के प्रवक्ता हैं उनके साथ थाने में आप मारपीट करेंगे? वो इसलिए सिर्फ कार्यकर्ताओं को आप चिन्हित करके अरेस्ट करना चाहते हैं बिना किसी अपराध के। पांडे जी, हाथ न लगाया। शुभंकर द्विवेदी के अपराध क्या था जो आप अरेस्ट कर रहे थे? पांडे जी, लेकिन हाथ न लगाना क्या है? आपने बताया कि किस अपराध में और अरेस्ट कर रहे थे। मारपीट कर देना, दोनों में अंतर होता है काफी। नहीं, मैं तो वीडियो की बात कर रहा हूं बहस जी। आप भी वीडियो देखिए, ट्विटर में उन्होंने वीडियो के साथ डाला है, पोस्ट किया, टैग किया है गृह मंत्री जी को। अब वो जो मार खा रहा है वो अपनी वीडियो कितना बना सकता है बहस जी? वहां पे कोई कार्यकर्ता तो था नहीं, जितना बन सकता है उनसे लेकिन वो बनाया है और अपनी बात सुनाई है। पांडे जी, एक सवाल उठता है, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है। जब केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है तो राज्य सरकार अगर ताली बजा रही है तो आप लोग को तो राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। अरे जो कुछ मुद्दे हैं तो कुछ समय देना चाहिए उसके लिए, जो है कांग्रेस सरकार को। नहीं, देखिए समय मांगे नहीं है, समय मांगने से और देने से हमको इनकार नहीं है, लेकिन आप तो वादा खिलाफी आप मुकर रहे हैं। आप इनकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया बेरोजगारी भत्ता देने का। हमने शराबबंदी जनता से पूछ के करेंगे, पंचायत से प्रस्ताव मंगाएंगे, ये तो नहीं था इनके इसमें घोषणा पत्र में। तो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे विपक्ष के नाते? अब सरकार जनता को बताएंगे क्यों नहीं? सरकार की जनता ने बनाई है, शायद इसलिए कांग्रेस अब कह रही होगी कि जनता की भी राय ले ली जाए पहले, क्योंकि वो कदम बहुत बड़ा है अपने आप में और कई राज्यों की गले की हड्डी बना। ठीक है ना वैस जी, ठीक है वैस जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनकी बातों से। 5 साल में से 3 साल बीत चुके हैं, 2 साल बाद चुनाव है, परिणाम सामने होगा कि वादा खिलाफी किसने किया है। नायक जी क्या कहेंगे आप? जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं और जैसे कि अभी वाकई ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ वक्त से पहले कुछ खास ज्यादा चुनावी मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरह की काले झंडे की राजनीति आगे भी चलती है तो विकास के कामों पर कितना असर पड़ेगा आपकी नजर में? निश्चित रूप से बैल जी, मैं उसी बात पर आऊंगा, विषय में ही बात करूंगा कि विगत 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुई है बहुत ही वो निंदनीय है। हम उसकी हमारी पार्टी की ओर से कड़ी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार यहाँ पर विपक्ष को कुचलने का, दबाने का जो काम किया जा रहा है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। जिस प्रकार से दोनों दलों के द्वारा एक दूसरे को चेतावनी देने की जो बात की जा रही है, जिस प्रकार से पुलिस की जो भूमिका रही है, वो कहीं ना कहीं ये गलत परंपरा की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में हो रही है। देखिए सरकारें आती है जाती है, लेकिन इस प्रकार का जो आचरण है, चाहे वो किसी भी पक्ष की बात हो, मैं दोनों ही दल को इस पर कहूंगा कि ये गलत परंपरा का यहाँ पर दोनों ही दल के, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में तो दोनों ओर से जो है धमकी भरे वीडियो आए हुए हैं कि अगर हमारे नेताओं को काली झंडा दिखाया गया तो हम ऐसे कर देंगे। फिर इनके नेतागण सब पहुंच जाते हैं कि किस तरीके से हमारे नेता को दिखाया जाएगा, हम देख लेंगे। फिर गाली गलौज, तमाम चीजें जो आती है, मारपीट
और एक मंत्री के साथ जो अभद्र व्यवहार, ये सारी चीजें अब ये कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के जो है संस्कृति के विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ में कभी भी आज तक कभी कई सरकारें, कई जनप्रतिनिधि हुए, लेकिन इस प्रकार के आचरण कभी भी देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं इसका संदेश आज छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में, देश के बीच में गलत संदेश जा रहा है। नायक जी, वाकई आप एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, संस्कृति पर कहीं ना कहीं चोट हो रही है। श्रीवास्तव जी, वाकई जब सत्ता आपकी है तो जवाबदारी भी आपकी बनती है, और जैसा कि हमारे दोनों ही प्रवक्तागण ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने ज्यादती की है, इसलिए और ज्यादा मामला बिगड़ा है। जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये गलत परंपरा किसने चालू की थी। जब हमारे नेता आ रहे थे तो किसने कहा कि हम काले झंडे दिखाएंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे पास मुद्दे हैं, मैंने तो गिना दिया कि हमने इतने अपने वादे पूरे किए, और आपने तो 15 साल जो वादे आपने पूरे ही नहीं किए। देखिए, छत्तीसगढ़ की शान फिजा में जहर घोलने का काम नहीं होना चाहिए, ये मेरा भी विचार है। मैं एक और चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाकई ये गलत परंपरा, हमने पहले भी जब इन्होंने कहा था तो हम इनके ही साथियों से जब हम मिलते हैं तो हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की शान फिजा में प्लीज जहर घोलने का काम आप लोग मत करिए। छत्तीसगढ़ की जो पावन धरा है उसमें जहर घोलने का काम लगातार आपके द्वारा पहले कवर्धा में भी किया गया, उसके बाद जब वहां आप फेल हो गए अब फिर बार बार थोड़े दिनों में आप प्रयास करते हैं। तो ये विचारधारा, देखिए आइडियोलॉजी अपनी अपनी है, हम आपके आइडियोलॉजी से कभी समर्थन नहीं कर सकते और शायद आप हमारी आइडियोलॉजी का कभी समर्थन नहीं करेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसा भगवानू नायक जी ने भी कहा, हम सब बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं, लेकिन जो परंपरा यहाँ पर स्टार्ट की गई है, मैंने जैसा कहा निर्मल जी की वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वैचारिक ये वीडियो डालने का काम लगातार हो रहा है, चाहे पूर्व मंत्री हो, उनके जो और भी पूर्व मंत्री हो, उनके बड़ा नेता हो, एक बार भी उनकी अभद्रता के लिए किसी भी भाजपा के नेता ने या भाजपा पार्टी ने माफी मांगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए कहा गया, नहीं कहा गया। ये है इनका मूल चाल चरित्र, चेहरा, और यही है इनकी मंशा। साहब, अगर कोई गलत था, आप कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते, आप गाली गलौज नहीं करते। निश्चित तौर पे अगर पुलिस गलत करती तो हम उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करते। लेकिन आपने जो अभद्रता की है उसमें कहीं नहीं ये दिख रहा है कि पुलिस ने आपके साथ जाति की है साहब, और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई है, आपका मेडिकल करवाया गया। हम तीनों ही प्रवक्ता जो आज बैठे हैं, इत्तेफाक से एडवोकेट है, उनके अगर रिपोर्ट्स आई है, कहीं कोई मारपीट निशान नहीं है, कुछ नहीं है। तो सिर्फ मैंने कहा ना कि विरोध करने के लिए झूठ ना बोला जाए, सारा चीजें रिपोर्ट में तो आई गई होंगी, और अगर बिल्कुल अगर मारपीट होती तो निशान भी आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सारी रिपोर्ट जो आई है उसमें मारपीट का कुछ भी निशान उनके शरीर पे नहीं पाया गया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपके माध्यम से, बड़े जिम्मेदार आपका चैनल है, बहुत लोकप्रिय चैनल है, छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण जो फिजा हमारी है और जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको कम से कम बिगाड़ने का कुकृत्य भाजपा ना करे, ये मैं भाजपा के साथियों से भी सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ। श्रीवास्तव जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि बीजेपी अक्सर डबल इंजन की बात करती है, जिस भी राज्य में चाहे चुनाव की प्रचार की बात हो, तो ये डबल इंजन तो अभी यहाँ पे है ही नहीं, और आपका सिंगल इंजन है, सेंटर का सिंगल इंजन है। अभी कितना सहयोग सेंटर से मिल पा रहा है, और क्या इस तरह की अगर राजनीति बुलंद होती जाएगी जो है झंडों की, काले झंडों की, तो क्या केंद्र से साथ संबंध आप लोग के ठीक बने रहेंगे, और क्या इन सब चीजों का खामियाजा आप ही के प्रदेश की जनता को, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। देखिए, लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, अगर कोई सबसे ज्यादा हमारे साथ अगर कोई काम केंद्र की सरकार ने किया है तो वो सौतेलापूर्ण व्यवहार किया है, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। और लगातार मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा तो मुझे लगता है शायद समय कम पड़ेगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं। हमारी सरकार आती है और हम कहते हैं कि हमने वादा किया है कि किसानों का हम कर्ज माफी करेंगे, 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे। केंद्र से लेटर आ जाता है, साहब अगर आपने समर्थन मूल्य दिया तो हम आपके धान नहीं खरीदेंगे। स्टार्ट वहां से करते हैं। फिर बारदाने की बात आती है, हमारे द्वारा पैसा जमा कर दिया जाता है, बारदाने नहीं दिए जाते। उसके बाद आती है खाद की बात। मैं आपको इस साल का आंकड़ा दे देता हूं, खाद की कमी हमारे प्रदेश सरकार ने जब लिखा, उनको लेटर बार बार लिखा, 11.75 मेट्रिक टन की हमने मांग की और हमको मिला 5.27 मेट्रिक टन। इट मींस ओनली 56%। और जो भाजपा शासित प्रदेश थे
वहां पर उनको उतने ही समय में मिला 95%। मुझे एक और दुख का विषय मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारे छत्तीसगढ़ हमको मिला, जब 3 साल पहले हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बागडोर संभाली थी, तो हमें गरीबी, कुपोषण, किसान आत्महत्या, नक्सलवाद और आदिवासियों की बदहाली, आर्थिक बदहाली और लगातार हताशा, ये सब हमारे को विरासत में मिली थी। लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में जिस प्रकार से विकास, एक छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया गया है, उसको एक नई ऊंचाइयां हमारी सरकार ने दी। कमजोर तबकों की आजीविका से लेकर कैसे सशक्त और समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ और मजबूत छत्तीसगढ़ बना है, जनता के हाथों में स्वाभिमान के साथ आर्थिक ताकत देने की हमने रणनीति बनाई। लेकिन साथ दुख तब होता है कि जब हम अच्छा काम भी करते हैं और प्रदेश में जो भाजपा के लोग हैं, चाहे 14 विधायक हो, 9 सांसद हो, 2 राज्यसभा मेंबर हो और 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, जब केंद्र सौतेला व्यवहार करता है ना साहब निर्मल जी, तो एक भी भाजपा का नेता केंद्र के बैठी हुई उस सरकार को जो सोई हुई है, जो प्रताड़ित कर रही है, उसको पत्र नहीं लिखता, उससे बात नहीं करता कि छत्तीसगढ़ के साथ आप क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्यों हमारे स्टेट के साथ आप गलत कर रहे हैं। 2 करोड़ 80 लाख जनता छत्तीसगढ़ की यही बार बार पूछ रही है कि भाजपा के लोग क्यों अपने केंद्र की सरकार जो वहां पर दिल्ली में बैठी है, क्यों इतना साह और सहनता से डरते हैं। ये भी आज भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहिए। आपने बिल्कुल इस बात का जवाब पांडे जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले एक टिप्पणी भार्गव जी के लिए लेते हैं। भार्गव साहब, बड़ा डिबेट बड़ी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, जैसा कि सेंटर से कहीं ना कहीं कुछ तो खटाई पड़ेगी संबंधों में। अभी आरोप लगाना श्रीवास्तव जी की पूरा ऐड नहीं मिल पाता है, पूरी सहायता नहीं हो पाती है, तो एक नई तरह की राजनीति आप कहीं ना कहीं नहीं देख रहे हैं जो केंद्र और राज्य के संबंधों में आड़े आ रही है? देखिए, आप लोग सब जनता के हित में काम कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल, तो सौहार्द की राजनीति तो कर रहे हैं। हाँ, सौहार्द की राजनीति होना चाहिए। बिल्कुल। अगर विपक्ष किसी मुद्दे को उठाता है और वो विरोध करता है तो सत्ता पक्ष को भी उसको सहजता से लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी ये ध्यान रखना होगा कि उनके प्रदेश में, उनके प्रांत में अगर बाहर का कोई अतिथि या किसी सत्ता पक्ष का कोई बड़ा नेता या कोई धार्मिक नेता या कोई आया है तो उसको विरोध का ये तरीका नहीं है। उससे आपके प्रदेश की छवि धूमिल होती है और उस छवि को उज्जवल करने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों जिम्मेदार होते हैं। आप सकारात्मक मुद्दों में विरोध करें, आप जनहित के मुद्दों में विरोध करें। अभी पांडे जी जैसे बता रहे थे कि घोषणा पत्र में ये है, श्रीवास्तव जी ने कहा घोषणा पत्र हमेशा 5 साल का होता है, अभी 3 साल हुए हैं, हमने उसमें काम शुरू किया है या काम शुरू करेंगे, ये अच्छी बात है, इसमें कोई खामी, आप इसमें विरोध करिए, लेकिन अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने हाईकमान को खुश करने के लिए किसी पक्ष के या विपक्ष के नेता के विरोध में इस तरह जबरदस्ती करना, काले झंडे दिखाना, हंगामा करना, आप सोचिए जिसके आप नुमाइंदे हैं, जिस जनता के, उसको कितनी तकलीफ होती है। ट्रैफिक जाम होता है, कई बार लाठी चार्ज होता है, कई बार कैनन चार्ज होता है, उसमें पानी छिड़काव होता है, कितना परेशान होती है जनता, और वही जनता आपको नुमाइंदा बना के भेजती है। तो आप उनके हित में काम करिए, सामंजस्य से काम करिए, और प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम दोनों पार्टियों का है, विपक्ष का भी और पक्ष का भी। सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए राजनीति में कभी मलिनता नहीं आनी चाहिए, मनमुटाव नहीं आना चाहिए, सौहार्दता बनी रहना चाहिए और अपनी संस्कृति की भी साथ में रक्षा करना। कम से कम जनहित की बात नहीं कर सकते तो जन पीड़ा ना पैदा करें। बिल्कुल। पांडे जी, आपकी तरफ मुखातिब होना चाहूंगा। अभी जैसे कि श्रीवास्तव जी आरोप लगा रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, एक भी पत्र किसी बात को लेकर, किसी सहायता को लेकर बीजेपी के द्वारा केंद्र को नहीं लिखा गया है, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात का दंड मिल रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है? पांडे जी। देखिए भरत जी, आपके प्रश्नों का जवाब देने के पहले मैं अमित जी के एक सवाल का और जवाब देना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में गलत परंपरा चल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी उसके बाद ये भारत के कितने घटनाओं नेताओं के खिलाफ दिया जाती, इवन राष्ट्रीय वक्ता और संदीप पात्रा के खिलाफ इन्होंने गलत FIR कर दी, इतने सारे SIT बनाए जांच कराने के लिए। मैं अमित जी से पूछना चाहता हूँ, वो SIT का क्या हुआ? वो माननीय उच्च न्यायालय ने क्वेश्चन कर दिया संदीप पात्रा और डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जो आपने झूठा आरोप लगाया था, और सारे SIT जो बने हुए थे
वो सारे एसआईटी में स्टे कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। आप तो अधिवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई हैं, समझते हैं इन चीजों को। आप बताइए कि कौन से एसआईटी में आज तक आपने 3 साल में क्या कार्रवाई की? आपने गलत परंपरा आपने चालू की, बदलापुर की राजनीति आपने चालू की, आपने किसानों की बात की। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, अभी 15 दिन बारिश हुई छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में भी हुई, लेकिन किसान धान नहीं बेच पाए। हमने बहुत निवेदन किया, आग्रह किया, सड़क पर आए कि 15 दिन बढ़ा दीजिए किसानों की खरीदी के लिए। आपने 7 दिन बढ़ाया, वो भी हमारे दबाव पे बढ़ाया। लेकिन मेरा ये कहना है, आप खरीदी जारी रखिए, जिस दिन किसान धान बेचना बंद कर देगा उस दिन बंद कर दीजिएगा। और आपने कहा वैसे जी कि केंद्र से मदद नहीं मिलेगी, सौतेला व्यवहार रहेगा, तो इसका जवाब दे दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश के लिए है। आप क्यों बंद कर दिए, क्यों पैसा वापस कर दिए? यहाँ का उज्ज्वला योजना जो चल रही है वो किसके लिए है? खाद्यान्न योजना चल रही, क्या छत्तीसगढ़ को हमें सारी योजनाओं से अलग कर दिया है? यदि अलग किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। श्रीवास्तव जी सवाल तो ये आरोप गलत लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास जवाब नहीं है अमित जी देने के लिए। श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं। श्रीवास्तव साहब, ये तो सवाल है ही पांडे जी के, साथ ही ये भी एक सवाल उठता है, अब ये जो काले झंडे की राजनीति है, आगे आप लोगों की इस मामले में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? सुना है अब आप लोगों ने भी बीड़ा उठा लिया कि अब जो भी बीजेपी का बड़ा नेता आएगा उसको भी काले झंडे दिखाए जाएंगे। देखिए, भाजपा की राजनीति पूरी तरीके से झूठ नीति और झूठ नीति पर निर्भर करती है। और अभी जिस प्रकार से भैया कह रहे थे, तो भैया को मैं बता दूं कि मैनिपुलेटेड, ट्विटर ने कहा था मैनिपुलेटेड मीडिया ग्रोह के सदस्य अगर ये कहेंगे अभी केस क्वैश नहीं हुआ है, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी है भैया, हाई कोर्ट से आदेश जरूर आया है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। मेरे पास ऑर्डर है, 489 में केस हो गया है। आप अधिवक्ता है, गलत जानकारी न दें। 489 में केस हो गया है। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। नहीं तो कोर्ट के बारे में गलत जानकारी नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। 489 में डॉक्टर रमन सिंह और संदीप पात्रा का मामला केस हो चुका है। किसी भी कंटेंट को बिना जांचे, हमने कहा था डॉक्टर रमन सिंह जी को कि आप पोस्ट कर दीजिए, ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कहा तो आप पूरा सरकार, केंद्र सरकार उसके पीछे लग गई। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं साहब, आप भूल जाते हैं कि हमारी जब सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, कांग्रेस भवन बिलासपुर में आपने कैसे हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस को घुसवा के पिटवाया था, ये वो मंजर भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है साहब। और आज आप कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे हम तो गांधी विचारधारा की पार्टी के लोग हैं साहब, ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए। लेकिन आपका मूल चाल चरित्र चेहरा, आपकी पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, ये सभी जानते हैं। तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आदमी की आइडियोलॉजी सारी कुछ चीजें बता देती हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जो अभी अवधेश जी ने कहा, बहुत ही सही बात, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि सिर्फ विरोध करने के लिए कोई राष्ट्रीय नेता आए और उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आपको विरोध करना है, हमारी पॉलिसीज अगर आपको गलत लग रही है, आपका स्वागत है, आप आके हमारा विरोध करिए, बताइए सरकार को आप यहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन वो काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है साहब। मैंने कहा ना कि हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ में उसे निर्मल जी मिस करते हैं। जी नायक जी, क्या लगता है आपको जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है? सवाल और जोड़ दीजिएगा अमित जी से कि कांग्रेस के द्वारा कोई विरोध करने की नीति नहीं बनाई गई थी सिंधिया जी की, पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने बनाई। तो कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि वो एक साथ है या नहीं है, उनकी नीति क्या है। केवल विकास उपाध्याय का वीडियो आया, जबकि कांग्रेस के द्वारा उस विरोध करने का कोई कारण नहीं बताया गया, न ही समर्थन किया गया उसका। तो कांग्रेस में तो एकता है ही नहीं। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं कि हमारी सरकार जब नहीं थी तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने 15 साल वो लड़ाई लड़ी है, रण लड़ा है, अपने ऊपर केसेस झेला है। और आपके कारण अभी की बात बताइए अमित जी, आज की बात जो मैं पूछ रहा हूं। हमारी सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के कारण आई है, हमारे नेताओं की जो रणनीति थी मैन टू मैन मार्किंग की वजह से आई है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो क्या कहा था साहब चुनाव हारने के बाद, कि हम अपने कार्यकर्ताओं ने चुनाव हरा दिए। और आप जवाब नहीं है अमित जी, आप टाल रहे हैं सवाल को। अरे सुन लीजिए भैया, सवाल को अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 56 लाख कार्यकर्ता आप बनाते हैं और आपको वोट मिलता है 41 सवाल का जवाब दीजिए ना। मतलब 15 लाख कार्यकर्ता तो आपको खुद ही वोट नहीं दिया साहब, आपका साथ छोड़ दिया आपका कार्यकर्ता। वो नहीं है ना आज, इसीलिए तो कहते हैं हिस्सा नहीं होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आपके कार्यकर्ता तो खुद ही आपको हरा रहे। आपके बड़े बड़े नेता जो ये आरोप लगाते थे कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं, अब परिक्रमा से पद मिल रहा है, कीजिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उनको प्रवक्ता पद से आपने हटा दिया
और आप हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं कि हम एक नहीं है। साहब पूरे तरीके से हमारी पार्टी एक है, एक थी, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं हम, चिंता नहीं सवाल कर रहे हैं, जो दिख रहा है मिलकर कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं, आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बाबा से पूछ लीजिए, आप कैसे जो बाबा से पूछ लीजिए, उसमें जहर बोलने का वीडियो है, राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या क्या होगा, आपको वीडियो सोशल मीडिया में है। श्रीवास्तव जी, 15 साल 20 साल बाबा जी की छोड़ी है, आने वाले समय में स्वास्थ्य मंत्री जी की छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में क्या कहना है आपका? 2.5 साल के बारे में क्या कहना है छत्तीसगढ़ की जनता ने? आप डाइवर्ट कर रहे हैं अमित जी और डिबेट को, समय चूंकि अब बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देगा। अब नायक जी भी काफी देर से और काफी गंभीरता से डिबेट में शामिल हैं। नायक जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और ये जो काले झंडे की राजनीति होती है, क्या ये विकास के लिए जरूरी होती है? नायक जी देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का मैंने पहले भी बताया, अपना उसका एक तरीका होता है लोकतांत्रिक तरीके से। कांग्रेस अगर महात्मा गांधी जी की बात करती है तो इतिहास उठा के देखिए किस प्रकार से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी ने हमारे जो है आंदोलन किया था, उपवास करके, असहयोग आंदोलन के माध्यम से। लेकिन जिस प्रकार से धमकी भरे जो वीडियो आते हैं दोनों दल की ओर से, ये ऐसे कृत्यों की तो कम से कम लोकतंत्र में या भारत के संविधान में कहीं पर भी जगह नहीं है। जिस तरीके से धमकी भरे अपशब्दों का प्रयोग, काला झंडा, और मैं निश्चित रूप से मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, आदरणीय भार्गव जी ने जो कहा कि चाहे किसी भी दल का नेता हो, अगर कोई बाहर से आता है तो इस प्रकार से उसका जो है विरोध नहीं होना चाहिए। इसका प्रदेश में जो है इसका एक गलत परंपरा जाता है। लेकिन साथ में एक बात और भी कहूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर राहुल जी का विरोध करने की जब बात की तो आप जब देखेंगे दूसरे ही दिन जो निर्दोष जो विपक्ष के नेता थे उनको पुलिस उनके घर में जा करके बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए उनको गिरफ्तार करके लेके चले जाती है, थाने में बंद कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये गलतियां हैं ये दोनों दल के तरफ से है कहीं ना कहीं। और ये जो सत्ताधारी दल की भी है, विपक्ष की भी, भारतीय जनता पार्टी की भी है। तो ये बदले की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो काम चल रहा है, भाई मुद्दों पे राजनीति करने की जरूरत है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जो जनता के जो आम जो मूलभूत जो समस्या है, जो उनके जो दैनिक जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उस पर राजनीति करने की जरूरत है। और इस प्रकार जो है लोकतंत्र इसको जो है अनुमति नहीं देता, हमारा भारत का संविधान अनुमति नहीं देता। ये जो परंपरा है ये गलत परंपरा है, इसकी कड़ी निंदा। बहुत बड़ा सवाल उठाया नायक जी आपने। अवधेश जी से संक्षिप्त टिप्पणी लेते हैं और फिर बहस को विराम देंगे। अवधेश जी, जो भी डिबेट हो रही है वो कहीं ना कहीं ये इंगित कर रही है कि जो भी दल सत्ता में आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जिसकी लाठी भैंस उसके, जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई सत्ता में आता है तो उसको सबसे पहले तो स्थितियां समझने में कुछ समय लगता है। उसके बाद जो उन्होंने वायदे किए हैं उनके लिए एक रोड मैप बनाने में समय लगता है। और इसको कार्यान्वित करने के लिए जैसे ही वो शुरू करता है वैसे ही विपक्ष का विरोध शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो सत्ता में आता है उसको 1-2 साल का समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो भली भांति समस्याओं को समझ ले और उसको करे। रहा ये कि जो विपक्ष का दल होता है, विपक्ष को ये चाहिए कि वो ये सीखे सत्ता पक्ष से कि हमने क्या नहीं किया था जो ये कर रहे हैं, और उसमें अगर सहयोग हो सके तो सहयोग करे, क्योंकि दोनों का मुद्दा, दोनों का ध्येय, दोनों का उद्देश्य सिर्फ जनहित है, जनता की सेवा है। तो विपक्ष को पूरा मौका मिलना चाहिए विरोध का, और सत्ता पक्ष को पूरा मौका मिलना चाहिए रोड मैप बना करके अपने किए वायदों को पूरा करने का। बिल्कुल। और सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं जब वो समझ जाए तो अपनी लाठी को जरूर काबू में रखना चाहिए। अमित श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश पांडे जी, आपका भी धन्यवाद। और भगवान नायक जी, आपका भी धन्यवाद। साथ ही अवधेश जी, आपने जो स्पेशल टिप्पणियां की हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में झंडे का विवाद नया नहीं है। भले ही कांग्रेस काले झंडे की परंपरा को नया बता रही है, लेकिन यह परंपरा भी नई नहीं है और विवाद बढ़ता जा रहा है। काले झंडे के विवाद से साफ है कि दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ काले झंडे वाला विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके कारण मामला से लेकर हाथापाई और उसके बाद कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। अब देखना होगा कि परंपरा के नाम पर उठा ये विवाद कहां तक पहुंचता है और कौन सा रूप लेता है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।